Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Yogendra, MBBS in Government Medical College. In this series, we will revise genetics and evolution directly from NCERT line by line. If you are NEET aspirant, this revision will help you understand every important concept clearly and quickly. Let's start journey of genetics and evolution. Approx 14 to 15 questions asked every year. So most important यूनिट इन द NCERT ऑफ क्लास 12। ये मेरी NCERT है। मेरे नीट में 650 मार्क्स आए थे। तो चलिए हम इसमें इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम लोग मार्क करते जाएंगे और वही रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, ये है जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। Inheritance is the process by which character are passed from the parent to progeny, and it is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from the parents. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है शाहीवाल काऊ का, जिसमें थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ, ये एक ब्रीड बनाई गई है शाहीवाल काऊ इन पंजाब। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, मिड 19th सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वर्क किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पीपर। इन्होंने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया और वो है 1856 टू 1863 तक। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ किया था। हिज एक्सपेरिमेंट हैड एन ए लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गिव द ग्रेटर क्रिएटिबिलिटी टू द डाटा ही इज कलेक्टेड। एंड नेक्स्ट है Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. True breeding क्या होता है? True breeding lines is one that having undergo continuous self pollination. ये लगातार self pollination करने से जो एक breed बनती है उसे true breed बोलते हैं। मेंडल ने सेलेक्ट किया था 14 ट्रू ब्रीड पी प्लांट वेराइटीज़, जिसमें सारे पेयर सिमिलर थे एक्सेप्ट वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट। इसमें ये जो ऊपर एक टेबल दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना। इसमें क्या है, देखो सेब जो है वो राउंड वाला डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड कलर को ध्यान में देना, येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला रिसेसिव है। फ्लावर कलर देखना, जिसमें वायलेट वाला डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। पॉड शेप में फुल को इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं और जो रिसेसिव है उसको कॉन्स्ट्रक्टेड बोलते हैं। पॉड कलर में ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। और फ्लावर में एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। स्टेम में जो हाइट वाला है वो टॉल वाला जो है डोमिनेंट है और डॉट वाला रिसेसिव है। तो इसमें टोटल कलर बेस 3 करेक्टर लिए गए थे, टोटल 4 कलर का यूज़ किया गया था और शेप बेस 2 करेक्टर शेप बेस थे, जिसमें से एक पॉड शेप मिल जाएगा और दूसरा क्या था, सीड शेप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वही टेबल है जो हमने पीछे रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें एक ये लाइन है, ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्स आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, ये एक हो गया। एंड एक ये इधर है, द टॉल एंड द डॉर्फ रैट वेर आइडेंटिकल टू द पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लास्ट में ये द कंट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर इन F1 एंड F2 स्टेज। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इसका मतलब होता है सारे प्रोजनी या तो टॉल होंगे या डॉर्फ होंगे, ये F1 में होता है। मीडियम हाइट के नहीं होंगे, किसमें, F1 जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। ही इज कॉल्ड क्या, फैक्टर। ठीक है, नाउ इज कॉल्ड, इस समय इसको, इस फैक्टर को क्या हम लोग जीन बोलते हैं। देयरफॉर जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन विच कोड्स ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील। एलील क्या होता है, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस पेज में बाकी कुछ है नहीं, अपना देख लेना। इसमें एक पुनेट स्क्वायर के बारे में दिया गया है। इसमें द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर को डेवलप किया था ब्रिटिश जेनेटिस्ट R.C. पुनेट। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ genetic cross. The possible gamete are written in two sides, usually top row and left column.
इसमें देख लो ये इधर कहाँ पे, यूजली टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ये इधर पुनेट स्क्वायर है। अब इधर देखते हैं, मेंडल सेल्फ पॉलिनेट द F2 plant and found that the dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4 जनरेशन। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस देखो, जो F2 जनरेशन में तुमको जो टॉल प्लांट मिले हैं, F2 जनरेशन में कौन से टॉल हैं, कैपिटल टी और दूसरा कौन सा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टॉल प्लांट हैं। तो अब हमको इनका जीनोटाइप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब इसका इन दोनों में से, ये F2 के हैं तो इन दोनों का क्रॉस हम करा देंगे स्मॉल टी, ये कौन सा डॉर्फ है। तो जब इसको डॉर्फ के साथ कराएंगे तो अगर ये वाला जीनोटाइप हुआ तो हमको सारे प्लांट क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। लेकिन अगर ये जीनोटाइप हुआ टॉल में तो हमको 1:1 का रेशियो मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि जो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक, इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट इन F2, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट ऑफ फ्रॉम F2 with the dwarf plant. This is called test cross. In a typical test cross of an organism, यहाँ पे P plant है, showing a dominant phenotype with whose genotype to be determined। ये जो हम लोग को डोमिनेंट मिले हैं इनका जीनोटाइप जानने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, इस रिसेसिव पेरेंट से इसका क्रॉस करते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल्फ क्रॉसिंग इसका नहीं कराते, इसका रिसेसिव के साथ करा देते हैं। इसके बाद क्या है, टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब इसमें देखो, ये जो फ्लावर कलर है डोमिनेंट है, कौन सा, वायलेट कलर का। अब वायलेट कलर के इसमें दो जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ। अब इसके रिसेसिव में इसके जीन क्या होंगे, स्मॉल डब्ल्यू गैमीट होंगे। और इस डोमिनेंट वाले में अगर ये कैपिटल डब्ल्यू यानी डोमिनेंट हुआ, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसमें क्या बनेंगे, ऑल फ्लावर आर वायलेट, तो अननोन फ्लावर आर होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक ये रिसेसिव वाला है इधर, तो इसके साथ जो ये रिसेसिव वाले के साथ मिलके वाइट कलर का फ्लावर बना देगा। तो हाफ फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ आर वाइट इन कलर। तो अननोन फ्लावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। अननोन फ्लावर का जो तुम्हारा जीनोटाइप है क्या, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। टिपिकल टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 रूल्स। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके 3 पॉइंट है, याद करना है। करेक्टर आर कंट्रोल बाय अ डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर अकर्स इन पेयर, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज डोमिनेट या डोमिनेंट ऑन द अदर कौन सा होगा, रिसेसिव। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए देख लेते हैं, इसका रेशियो होता है 3:1। इसमें कौन से लॉज आ जाएंगे, पहला हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका एक्सेप्शन है ब्लेंडिंग, दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड थोड़ा बड़ा है तो इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द parental character in a monohybrid cross in F1 and the expression of the both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2। ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, LL डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बोथ द करेक्टर आर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कैसे मिलेंगे, 1:2:1 मिलता है ना, जिसमें एक पेरेंट 3:1 में क्या फिनोटाइप हो, जिसमें 3 टॉल 1 डॉर्फ मिलेंगे। लेकिन अगर जीनोटाइप देखोगे तो उसमें एक डोमिनेंट वाला हो जाएगा कैपिटल टी, दो इस कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड वाले हो जाएंगे, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, 3:1 रेशियो जो है एक्सप्लेन बाई लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड LL डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इस चैप्टर का पहला एक्सेप्शन है। इफ वन हैड अ फिनोटाइप डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ 2 पेरेंट एंड वॉज बिटवीन 2 कलर, ये फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर, कौन सा, स्नैप ड्रैगन एंटीराइनम स्पीसीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसमें कैपिटल और स्मॉल आर क्या होना चाहिए था, अगर ये रेड कलर है ये वाइट कलर है तो कैपिटल और स्मॉल आर क्या होना चाहिए था, रेड कलर होना चाहिए था। लेकिन इसमें F1 जनरेशन में सारे रेड ना होकर के पिंक हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल और स्मॉल आर जो ये
हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या पिंक कलर का दे दिया, ये एक्सेप्शन हो गया, होना चाहिए था रेड, हो गया पिंक। ठीक है, तो अब F2 जनरेशन में देखते हैं, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, क्योंकि यहाँ पे फिनोटिपिक 3:1 होना चाहिए था, पर 3:1 से हट के 1:2:1 हो गया, क्योंकि एक रेड, दो पिंक और एक वाइट हो गया। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसमें एग्जाम्पल क्या है, एंटीराइनम स्पीसीज, जिसे डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन बोलते हैं। इसमें एक ये तरह एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस से दो, कौन से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहाँ पे जो नॉर्मल एलील होते हैं वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो नॉर्मल एंजाइम होता है वो जो सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलील है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम विथ लेस एफिशिएंट एंजाइम। एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम है, दूसरा एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, तीसरा हो सकता है कि वो एंजाइम ही प्रोड्यूस ना कर रहा हो। इसमें जो स्नैपड्रैगन वाला केस है तो वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो इसमें जो फर्स्ट वाला केस था जिसमें एंजाइम तो प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन उसकी इफ़िशियंसी कम थी, तो इसमें क्या है, इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील आर इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये स्नैपड्रैगन वाला ये यहाँ पे दिया है, हेंस द एग्जाम्पल अबव द रिसेसिव ट्रेड्स इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। ये स्नैपड्रैगन का केस है। इसमें सेकंड एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर जिसको बोलते थे, उसमें ये रेड और वाइट के बीच में पिंक फ्लावर आ गया था, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो सेम हो गया था। हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं, तो इसमें पहले ये देख लेते हैं डोमिनेंस किसे कहते हैं। F1 रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब जो F1 है वो किसी भी पेरेंट, किसी एक पेरेंट सा रिजेंबलेंस शो करे। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किसी भी पेरेंट सा रिजेंबलेंस शो ना करे, दोनों के बीच में रहे, जैसे रेड और वाइट वाला मिलकर पिंक बना दिया था। कोडोमिनेंस क्या है, ये जो F1 है ये बोथ पेरेंट्स सा रिजेंबलेंस शो करेगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये ABO ब्लड ग्रुप है ये सिंगल जीन आई के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल बाय ओनली वन जीन IG जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ABO ब्लड ग्रुप के बारे में ये जितना पॉइंट दिया हुआ है इसको इधर देख लेते हैं, इस टेबल में देख लेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर देख लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप एक जीन सिंगल जीन होता है जिसे IG जीन बोलते हैं, इसके 3 एलील हैं A B एंड O, या फिर I बोलते हैं इसको। इसके जो फिनोटाइप हैं 4 फिनोटाइप हैं AB एंड O, और 6 जीनोटाइप है जो यहाँ दिए हुए हैं ये इधर। ठीक है, ये ABO ब्लड ग्रुप एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, दूसरा डोमिनेंस का एग्जांपल है, और मल्टीपल एलिलीज का भी एग्जांपल, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड होता है तो उसमें 2 एलील होते हैं, लेकिन इसमें ABO 3 एलील हो जाएंगे। तो ये डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलीज तीन तीन का एक्सेप्शन है ये ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए n/2 × n+1 करते हैं, इसमें n नंबर ऑफ एलील है। ये इधर फिनोटाइप दिया हुआ है AB एंड O, ये इधर जीनोटाइप दिया हुआ है, ये इसके एलीलिक फॉर्म है, और ये पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 के एलील फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंगल जीन के 2 एलील होते हैं, एक जीन 2 एलील। स्टार सिंथेसिस P इसका एक जीन है जिसे P जीन बोलते हैं। ये एग्जांपल किसका है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉपी का। ठीक है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, स्टार सिंथेसिस P, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। स्टार सिंथेसिस P जिसमें एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो कैपिटल बी डोमिनेंट वाला होगा, इसमें राउंड शेड मिलेंगे। कैपिटल बी स्मॉल b डोमिनेंट होना चाहिए था पर ये इंटरमीडिएट साइज़ का हो जाएगा, स्टार्च ग्रेन साइज़ का छोटा हो जाएगा। और तो ये जो P वाला एलील है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉपी, तीनों का एग्जांपल है। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीनोटाइप फाउंड इन F2 एंड दियर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप 1:1:4, 2:1:1 एंड 9:3:3:1, ये इसके रेशियो हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 19। तो
फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, मतलब उस टाइम पे कम्युनिकेशन आज की तरह इतना ईजी नहीं था, जैसे आज सोशल मीडिया है, तो पहले इतना सोशल मीडिया और ये सब नहीं था, तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, सो इट इज़ अनरिकग्नाइज्ड 1900। तीसरा क्या था, मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया था बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि उस टाइम पे टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल था। मेंडल के वर्क में जो फैक्टर या जीन व डिस्क्रीट यूनिट इसका यूज़ किया गया था, इसका इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डिवरीज, कोरेंस एंड शेरमार्क, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन अ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इन तीनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको रीडिस्कवर किया। By 1902 the chromosomal movement during the meiosis had been worked out. इसमें जो सटन एंड बावेरी थे noted that the behavior of a chromosome was parallel to the behavior of a gene and used chromosomes movement to explain Mendel law. Study the behavior of a chromosome during mitosis and during meiosis. Mitosis मतलब equational division and meiosis मतलब reductional division. The two alleles of a gene pair are located on a homologous site on a homologous chromosome. Two alleles of a gene were located on a homologous site on a homologous chromosome. Multiple alleles are present on a same locus of a chromosome. Okay. Independent pairs segregate independently from each other. One pair segregate independently from each other. ये क्रोमोसोम के बारे में दिया हुआ है और ये जीन के बारे में दिया हुआ है. During anaphase of meiosis first, two chromosome pair can align at a metaphasic plate independently of each other. Genetic constituent of a gamete finally decided in anaphase 2. इसमें इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इधर एक इम्पॉर्टेंट है, ये पेज इम्पॉर्टेंट है पूरा। शटन एंड बावेरी, शटन के बारे में दिया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। Experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleague. Morgan worked in tiny fruit fly Drosophila melanogaster. इन्होंने ड्रोसोफिला को चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये ग्रो हो जाता है सिंपल सिंथेटिक मीडिया में एंड इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पेन नहीं, लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक। ओके, लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक, नो लाइफ स्पेन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन में पूछा जाता है और गलती हो जाती है, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल है, याद रखना। हाँ, इसके सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी जो फ्लाइज होती हैं प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें क्लियर का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स में, मेल एंड फीमेल। देखो जो मेल है वो स्मॉल है और फीमेल जो है लार्ज है, ये ए वाला मेल है, बी वाला फीमेल है, ठीक है। और इसको ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है, एक दूसरे से ईजिली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी हेरिडिटरी वेरिएशन भी देखने को मिलती हैं, जो कि लो पावर माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ टू जीन, इसको लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। मॉर्गन कैरिड आउट 2 सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन अ ड्रोसोफिला एंड स्टडी जीन दैट वेयर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। जो येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल, he observed that two genes did not segregate independently of each other in F2. The ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio. Morgan attributed this due to physical association or a linkage of two genes and coined the term linkage. Linkage term किसने दिया था? मॉर्गन ने. To describe this physical association of a gene on a chromosome and the term recombination to describe the generation of वन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, या नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। वेरी टाइटली जो टाइटली लिंक होते हैं वो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, एंड लूजली लिंक जो है वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। जीन वाइट एंड येलो आर वेरी टाइटली लिंक एंड shows only 1.3% recombination, while white and miniature wing shows 37.2% of recombination. His student Alfred Studevant used frequency of recombination between gene pair on a same chromosome as measure the distance between the gene and map this position of a chromosome. The distance between gene is directly proportional to the percentage of recombination.
वाइट एंड येलो, देखो डब्लू और वाई ये पास पास है, तो इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। लेकिन जो वाइट और मिनिएचर है, एम एन ओ पी का एम यहाँ पे मिनिएचर और डब्लू वाइट बहुत दूर है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है। ये हमने याद करने का तरीका बनाया था अपने टाइम पे, तो इससे याद कर सकते हो। देखो वाइट डब्लू और वाई पास पास है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन भी 1.3 है। लेकिन डब्लू और एम दूर दूर है, तो इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है 37.2 का। टुडे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज इन, कहाँ पे यूज होता है? सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, मतलब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका यूज होता है, जो कि किसने डेवलप किया था? स्टूटिवेंट ने, अल्फ्रेड स्टूटिवेंट। और डिस्टेंस लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो लिंकेज है ये पैरेंटल टाइप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखो याद करने का तरीका है, डीआर, डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, डीआर से याद कर लो। डिस्टेंस रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस कम रिकॉम्बिनेशन कम। जब डिस्टेंस कम होगी मतलब वो टाइटली लिंक होंगे, टाइटली लिंक होंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगी। टाइटली लिंक जीन कौन से? वाइट एंड येलो, कितना 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। ये देखो जो वाइट येलो है 1.3%, और ये जो वाइट एंड मिनिएचर है दूर दूर है 37.2% हो जाएगा। डिस्टेंस एंड लिंकेज में इन्वर्स रिलेशन, डी आर डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेंट में डायरेक्ट, डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रिलेशन है। डी आर से याद कर सकते हो ना इसको, डी आर से डिस्टेंस ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। ठीक है, अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसका वीडियो कल आ जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन जो मेरी रिलेटेड एनसीईआरटी का रिवीजन कराते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। थैंक यू।